Hello, hi, I am Abhishek and today I am here for what purpose? To discuss BPSC's previous year mains questions. BPSC के पिछले सालों के मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने आज यहाँ हूँ, ठीक है। एंड ये प्लेटफॉर्म है कलाम IAS अकेडमी का, जिस पे हम ये डिस्कशन ले रहे हैं, ठीक। तो पैटर्न क्या है डिस्कशन का? तो हम जितने भी साल के आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं GS1 और GS2, बेसिकली दो पेपर्स होते हैं। एक पेपर होता है GS1 का, दूसरा GS2 का। एक और जो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर, हिंदी का एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो क्वालिफाइंग होता है, तो उसको उतना ज़्यादा डिस्कशन उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 33% आपको स्कोर करने होते हैं हिंदी में। GS पेपर 1 और GS पेपर 2 की बात करें तो दोनों में 15-15 क्वेश्चंस होते हैं। आपको इन 15 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर्स आपको लेंदी लिखने होंगे, लंबे आंसर्स लिखने होंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 8 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस कैरीज 38 मार्क्स। 38 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, शुरुआत के 6 क्वेश्चन, आखिरी के 2 क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं दोनों पेपर में। तो ये तो एक ओवरव्यू रहा आपका GS पेपर 1 और GS पेपर 2 का। बात करें तो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज GS पेपर 1 का पहला पार्ट, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और ये डिस्कशन ऑनगोइंग रहेगा आपका दिसंबर तक, ठीक है। आपको कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जामिनेशंस में, उन पे प्रॉपर डिस्कशन मिलेगा। ये इतना अहम क्यों है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, बीपीएससी मेंस का PYQ डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज कि जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बात करते हैं हम आर्ट एंड कल्चर की, क्योंकि पहली क्लास आज आर्ट एंड कल्चर की होगी GS पेपर 1 की। तो रिपीटेबिलिटी या रेपिटेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। मतलब 5-6 टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे तो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स पाला आर्ट, जो पालाज थे बंगाल के, उनके समय का आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा है नहीं इनके समय में। 2 मैगस्थनीज ने रेफरेंस दिया है कि पेंटिंग मिली थी, लेकिन कहीं मिली नहीं है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न टाइम में मिली है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फेज है पटना कलम पेंटिंग। तो ये 3 जगहों से क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में और भी चीज़ें हैं बिहार में, लेकिन क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते हैं। जैसे पेंटिंग्स में ले लीजिए तो मधुबनी आर्ट हो गया, मंजूषा पेंटिंग हो गई, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, इस वजह से हमारा ये PYQ डिस्कशन बहुत ही क्रुशियल एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि डिस्कशन ऑनगोइंग रहेगा। सारा पार्ट आपका जितना भी है 10 साल में, प्रीवियस से 10 से 6, मतलब जितने साल का हमको मिल पाए, 6 से 10 साल तक का क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और हम आज स्टार्ट करते हैं GS पेपर 1 से। पेपर हमने बता दिए, 2 पेपर्स होते हैं, GS पेपर 1 एंड 2। बात करते हैं GS पेपर 1 की। तो GS पेपर 1 की, ठीक है, क्या होता है GS 1 में? तो GS पेपर 1 में ब्रॉडली 4 सेक्शंस होते हैं। ये 4 सेक्शंस हैं कौन कौन से? तो इनको 4 भागों में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि पहले सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर, दूसरे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार, थर्ड सेक्शन इज फॉर आर्ट, चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, फोर्थ सेक्शन, एंड थर्ड वन इज करंट अफेयर्स, NIR, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये रहा पार्ट आपका GS 1 का। GS 1, ठीक है, 4 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है, 4 सेक्शंस। नोट डाउन कर लें आप चाहें तो। पहले आर्ट एंड कल्चर, दूसरा है हिस्ट्री। ज्यादा फोकस है इसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में, फ्रीडम मूवमेंट वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है करंट अफेयर्स एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। बेसिकली वही है, करंट अफेयर का ही पार्ट है, दोनों चीजें करंट अफेयर की है। तीसरा है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, चौथा।
ये आपका ओवरव्यू है जीएस पेपर 1 का। आज हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे डिस्कशन से पहले, ठीक है, हम जान लेंगे, हमने जान ही लिया है एक तरह से कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पाला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और पटना कलम। ये 3 ब्रॉड सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अभी तक आगे क्या होता है वो देखेंगे। 1-2 सेक्शंस और हैं पेंटिंग्स में, वो हम बाद में कवर करवा देंगे। पहले जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांसेस हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पटना कलम पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं पटना कलम पेंटिंग पे बीपीएससी मेंस में पूछे जा चुके हैं जो। तो क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट हैं। आप देखेंगे कि ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। तो इसमें क्या पूछा गया है, मेन फीचर्स ऑफ द पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। सैलिएंट फीचर पूछा जाता तो अलग हो जाता, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग, एग्जामिन द सैलिएंट फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग। तो फीचर्स में तो टेक्निक्स और वो दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग। लगभग सारी चीजें सेम ही पूछी गई हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एक्सेट्रा वो दिखता है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ पटना कलम एंड पेंटिंग स्टाइल। कौन सी स्टाइल यूज हुई है, ठीक है। तो पेंटिंग स्टाइल में मिनिएचर आर्ट फॉर्म, ठीक है, मिनिएचर आर्ट एंड कंपनी आर्ट। कंपनी आर्ट भी मिनिएचर आर्ट से काफ़ी मिलता जुलता है, तो मिनिएचर आर्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो इस पे हम ज़्यादा हमारा जोर रहेगा, ठीक है। डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस की लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है, जैसे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सैलिएंट फीचर, डिस्कशन वाला सैलिएंट फीचर पे क्वेश्चन, एग्जामिनेशन वाले जो क्वेश्चंस आ गए, इनको अलग अलग पार्ट में हम अपने जो आर्ट एंड कल्चर का 4th मतलब या लास्ट लेक्चर होगा, या तो जीएस पेपर 1 खत्म होने के बाद जो लास्ट लेक्चर होगा, एक बार देखेंगे कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन और इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एनालाइज और क्रिटिकल एग्जामिनेशन डिस्कस में क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम देखेंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ब्रिंग आउट द मेन फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पटना कलम पेंटिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया, ठीक है। पटना कलम पेंटिंग है क्या? तो पटना कलम पेंटिंग बेसिकली एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है, अपनी खुद की, जो पटना वाले रीजन में, बिहार वाले रीजन में एक लोकल पेंटिंग है, लोकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जो पटना बिहार वाले रीजन में जिसका विकास हुआ या डेवलपमेंट हुआ। बट इसकी जर्नी ना काफ़ी लॉन्ग है। पटना कलम पेंटिंग की जर्नी की बात करें तो ये चालू होती है कहाँ से? मुगल कोर्ट से। मुगल कोर्ट यानी औरंगजेब के टाइम से, ठीक है। फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ऐसा होता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, और फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, औरंगजेब बैंड all the recreational and creational things which was practiced by artists of मुगल कोर्ट, ठीक है, और मुगल एरिया में जो भी प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, तो बैन कर दिया गया। बैन इसलिए किया गया कि औरंगजेब का मानना था, ठीक है, कि शरीयत के हिसाब से जो भी प्रैक्टिसेस बैन हैं उन्हें बैन करना ही करना है। शरीयत को बहुत मानता था, ठीक है, और शरीयत लॉज में ये लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी चीज विच प्रमोट्स creation and recreation should be banned. Promotes creation and recreation because creation and recreation can only be done through God or Allah. तो ये कारण था, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं औरंगजेब was so cruel that's why he did this, but अब उसमें हम नहीं फंसेंगे, विवादास्पद वो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस
पेंटिंग का जो है 17वीं सेंचुरी में उसने मतलब शुरुआती 18वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने रोक लगवा दी। तो रोक लगवा दी तो जितने भी आर्टिस्ट थे, आर्टिजन्स भी थे जो पॉटरी वगैरह में थे, तो उन पे तो उतना वो ज़्यादा नहीं था प्रभाव, लेकिन आर्टिस्ट्स के ऊपर जैसे पेंटर्स हो गए, ठीक है, पेंटर्स हो गए, डांसर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ये क्या करते हैं, इनको अब चाहिए नियरेस्ट मार्केट, ठीक है, जहाँ पे कोड का प्रभाव, मुगल कोड का प्रभाव कम हो, जहाँ पे उनकी चीज़ें सत्ता मतलब उनका जो अधिकार कम चलता हो, ताकि वो फ्रीली जो है अपने आर्ट को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और उनको पैट्रोनेज भी कहीं ना किसी का चाहिए, क्योंकि पैसे तो है नहीं, तो इनका मूवमेंट जो होता है, क्योंकि ये जॉबलेस थे, जॉब तो चाहिए भाई, ठीक है। तो मूवमेंट इनका जो होता है वो बेसिकली 3 वेव्स में होता है। 3 वेव्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में होता है, सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला जो मूवमेंट है वो राजस्थान वाले रीजन में होता है, और रिजल्टेंट जो पेंटिंग स्टाइल डेवलप होती है या आर्ट स्कूल डेवलप होता है उसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसमें जो सब स्कूल्स हैं जैसे बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट, इस तरह की जो है घराने डेवलप होते हैं, ठीक है। और लोकल पैटर्नेज मिलता है राजपूत रूलर्स का। दूसरा जो वेव है वो पहाड़ी वाले रीजन्स में, जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, जो गोरखा वाला रीजन था, वहाँ पे मूव करता है, ठीक है। और दूसरा जो इनको पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट जैसे, और लोकल स्कूल्स में मान तो गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट फॉर्म वहाँ पे डेवलप होती है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ है, जैसे पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट और राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। आप चंबा रूमाल वगैरह देखेंगे तो बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं। पहाड़ी स्कूल आर्ट में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो मतलब गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट के, वो हैं मोलाराम, ठीक है। आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करते समय, ठीक है। उसके बाद ये एक ब्रांच, तीसरी ब्रांच जो मूव करती है वो मुर्शिदाबाद की तरफ करती है। मुर्शिदाबाद क्या होता है, तो मुर्शिदाबाद वाज कैपिटल ऑफ बंगाल, और बिहार एंड बंगाल दोनों उस समय एक था, ठीक है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग होता है, ठीक है। और ये तो 18वीं सेंचुरी की इनिशियल की बात हो रही है, फर्स्ट डिकेड की, ठीक है। तो 1912 में अलग होता है, और बंगाल और उड़ीसा का जो डिवीज़न होता है 1936 में होता है, ठीक है। ये भी फैक्ट है, आप याद रखेंगे, ठीक। तो तीसरा जो ब्रांच जो मुर्शिदाबाद में जाता है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद वाली जो ब्रांच है ये अभी तक पटना कलम, यहाँ पे इसको पटना कलम नहीं कहा जाता था। यहाँ पे लोकल पैटर्नेज मिला है किस किस का, लोकल नवाब्स का, लोकल नवाब्स का और इंग्लिश का या ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्यों पसंद करते थे ये पेंटिंग स्टाइल, क्योंकि अब जो है इसमें जो है कोर्ट सीन्स कम रहती थी, ठीक है। भारत के गांव के खलिहानों के खेतों के सीन्स ज़्यादा मिलते थे, ठीक है, मतलब जनरल लाइफ के सीन्स ज़्यादा होते थे, तो वो ये पेंटिंग्स पसंद करते थे और अपने यहाँ जाते समय घरों में यहाँ वहाँ पेंटिंग्स ले जाते थे। तो दो तरह से इनको प्रमोट किया गया, कहाँ पे, मुर्शिदाबाद वाले रीजन में। और ये बात है फर्स्ट डिकेड ऑफ 18वीं सेंचुरी टू 1857 वाला रीजन है, मतलब टाइम है। अभी तक जो है फुल फ्लेज डेवलपमेंट पटना कलम का नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। अब टाइम आता है किसका, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स विक्टोरियस होते हैं, और जो उपनवाब बनाया जाता है बंगाल का वो मीरन को बनाया जाता है। और मीरन जो है वो बिल्कुल जो है नीतियों में या उसकी पॉलिसीज जो हैं वो सिमिलर थी, औरंगजेब को वो भी शरीयत फॉलो करता था, तो इसने भी मुर्शिदाबाद में पेंटिंग्स पे बैन लगा दिया, ठीक है। अब इनको चाहिए दूसरा मार्केट, फिर यहाँ के जो आर्टिस्ट से एक बार फिर से वो निराश्रित या जॉबलेस हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको जो नियरेस्ट मार्केट मिलता है वो पटना मिलता है, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि पटना में ये डेवलप पहले से नहीं था, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट पटना में पहले से जाके बसे हुए थे, लेकिन और भी वेव्स जो है यहाँ से मूव करके आई। तो जो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पटना कलम है, प्रॉपर डेवलपमेंट वो होता है मिड 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी यहां से स्टार्ट होता है, मतलब ये अपने जेनिथ पे पहुंच जाता है इस समय, ठीक है। और इसी से यहीं से पटना कलम में स्टाइल का डेवलपमेंट, उद्भव, विकास जो भी मान लीजिए होता है, ठीक है। और सेंटर्स की बात करें तो पटना में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, आपने नोट कर लिया है शायद, ठीक है। पटना में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पटना के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, ठीक है, बहुत फेमस सेंटर्स हैं। जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो इनको जरूर देखें। मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, दानापुर और आरा, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। दूसरी बात, जो पटना कलम पेंटिंग है, इसको जो है लोकल पैट्रोनेज किसका मिलता है? रूलर ऑफ दरभंगा का, ठीक है। प्लस जो रिच मर्चेंट्स होते थे उस समय के, उन्होंने काफी, उसके बाद एक और इंग्लिश पैट्रोनेज में लिख दीजिएगा, इंग्लिश और ब्रिटिशर्स या कंपनी, ठीक है। राजा ऑफ दरभंगा, राजा ऑफ दरभंगा एंड रिच मर्चेंट्स, ठीक है। ये तीन लोग हैं, मतलब तीन सेक्शंस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये पॉइंट जरूर आप मेंशन करें अपने आंसर में, ठीक। ये हो गया, तो हमने इसका जर्नी देख लिया, पटना कलम कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे क्या है, ठीक है। अब हम एड्रेस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को लिखना कैसे है, जैसे ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग, इसको कैसे एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन आप जब लिखेंगे अपने आंसर का बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैंने 2-3 कॉपीज देखी हैं जहाँ पे, जैसे वो आरटीआई में कॉपीज मंगाई जाती हैं बीपीएससी में, तो उन कॉपीज में जहाँ पे भी इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, वहाँ 1-2 मार्क की डिडक्शन है, 1-2 मार्क की कटौती की गई है, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन जहाँ बड़ा लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट अच्छा है, तो वहाँ पे मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। तो कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो और हेल्दी हो। हेल्दी इन द सेंस, हेल्दी से क्या मतलब है यहाँ पे, कि उसके बैकग्राउंड को, जैसे पेंटिंग है, ज्यादातर बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रो आप देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे पेंटिंग के बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हो, ठीक है। एक तो ये हो गया पेंटिंग के बैकग्राउंड को। तो एक इस तरह से स्टार्ट करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया गोज बैक टू स्टोन एज, ठीक है, वहां से ले आएंगे, क्रोनोलॉजिकली कनेक्ट करके चीजों को दिखाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है पटना कलम पेंटिंग का ही जर्नी दिखा दें, ये भी ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। मतलब ये बैकग्राउंड दिखाएंगे पेंटिंग का, उसके बाद यहां से लिंक कर देंगे पटना कलम, ठीक है, पटना कलम स्टाइल, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसी पेंटिंग की पूरी जर्नी को आप इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दें, लाइक डेवलपमेंट अर्ली 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी, ठीक है। ऑफशूट किसका माना जाता है? तो मुगल स्टाइल ऑफ आर्ट का माना जाता है। इसमें जो कुछ चीजें हैं, एसिमिलेशन है, वो यूरोपियन आर्ट का भी है, ठीक है। फेमस सेंटर कौन कौन से रहे हैं? पटना, आरा और दानापुर। इसी के साथ 1-2 पर्सनैलिटीज भी दे दें, ठीक है। पटना में सेंटर्स का नाम भी दे दें, दीवान मोहल्ला और मच्छरहट्टा, ठीक है। और इन्फ्लुएंस्ड बाय डेली लाइफ थिंग्स लाइक बाजार सीन्स, ठीक है, बाजार सीन्स, फेस्टिवल सीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका कुछ 2 तरह से एग्जांपल्स फ्रेम हो सकते हैं इंट्रो के, ठीक है। तो इंट्रो थोड़ा सा हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जो है पटना कलम का सैलिएंट फीचर, ठीक है, तो उसको पॉइंट्स में लिखें, ठीक है, पॉइंट्स में लिखें, साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा कुछ जो है, जैसे मान लीजिए सैलिएंट फीचर को, अब हम मूव करते हैं दूसरी स्लाइड पे। सैलिएंट फीचर जो है, इनको आप पॉइंट्स में लिखें तो देखने में भी सुंदर लगेगा, और आराम से जो आपका इवेल्युएटर होगा, कॉपी चेक करने वाला, उसकी नज़र में भी आएगा। लेकिन यहाँ जैसा लिखा हुआ है इतना छोटा ना लिखें, चीज़ें थोड़ा सा ऐड करें, लेकिन सटीक हो, दिखे, ठीक है।
तो आपके बॉडी में ये पार्ट आ जाएगा सैलिएंट फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज अ मिनिएचर आर्ट फॉर्म। तो मिनिएचर आर्ट फॉर्म क्या होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिए, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर में मिनिएचर आर्ट फॉर्म है, ठीक है। मिनिएचर आर्ट फॉर्म में तो इसको लिखेंगे कि एनीथिंग विच इज पेंटेड और ड्रॉन ऑन लेस देन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज टर्म्ड एज मिनिएचर आर्ट, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज उसकी ओरिजिनल साइज से, जैसे कोई सी चीज का फिगर बनाना है, कोई लाइफ साइज इमेज है, अपने आप को ही ले लीजिए, लाइफ साइज इमेज की तरह से आइडल या स्कल्पचर को ले लीजिए कि उसका 1/6 पार्ट में अगर वो ड्रॉ किया जाता है तब भी वो मिनिएचर आर्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये दोनों चीजें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कैनवस का यूज लिखेंगे, यूज ऑफ कैनवस में। तो इनिशियल फेज ऑफ द पेंटिंग, ठीक है, इन द इनिशियल फेज ऑफ द पेंटिंग क्या यूज किया गया, तो यूज ऑफ पेपर वॉज प्रोमिनेंट, या यूज ऑफ पेपर वॉज ऑन पेपर यूज वॉज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, सॉरी, ठीक। दूसरे चीज पे मेटल, दूसरे नंबर पे आइवरी, लेदर, माइका शीट एंड ग्लास, इन चीजों का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा आपका कि कहां कहां पे किन किन चीजों पे ये पेंटिंग की गई, ठीक। लेदर, आइवरी, माइका शीट एक्सेट्रा। कलर्स में बात करें तो इस पेंटिंग में नेचुरल कलर का ही यूज हुआ है शुरुआती दौर में या बाद में भी, 20वीं सेंचुरी में भी सिर्फ नेचुरल कलर्स यूज हुए हैं। जैसे मधुबनी में भी और मंजूषा आर्ट में भी नेचुरल कलर ही यूज हुए हैं। ये दोनों पेंटिंग्स भी बिहार की भी है, इवन टिकुली आर्ट, ठीक है। तो नेचुरल कलर्स का यूज हुआ है। अब ये नेचुरल कलर्स आते कहाँ से थे, तो नेचुरल सोर्स ही होगा। नेचुरल कलर है तो ऑब्वियस सोर्स इनका क्या होगा, नेचुरल ही होगा। तो नेचुरल सोर्स लाइक लीव्स, ट्री बार्क्स, फ्लावर्स, मिनरल एक्सट्रैक्ट्स, मिनरल्स से निकालते थे, मेटल्स से, ठीक है। तो इस तरह से ये नेचुरल कलर का यूज हुआ। और जो कलर प्रोफाइल थी वो डार्क रखी गई थी, थोड़ा बेसिकली डार्क ब्राउन, डार्क रेड, डार्क ब्लू एंड लाइट येलो। ये कलर्स ज्यादातर, ये प्राइमरी कलर्स थे जो इस पेंटिंग में यूज हुए हैं। तो इसको इस तरह से भी एक हेडिंग डाल के जैसे कलर्स डाल दिए, उसके नीचे प्राइमरी कलर्स में ये कलर्स का नाम लिख दिए, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, आंसर, ठीक। दूसरी चीज जो है वो ब्रश कैसा यूज हुआ था। ब्रश में तो ब्रश में ज़्यादातर यूज जो किया गया है वो एनिमल हेयर्स किए गए हैं। एनिमल हेयर्स किए गए हैं, जैसे आपको पता है, जो पेंटिंग करता होगा उसको मालूम होगा कि हर तरह के पेंट के लिए, कोई पेंट करना है, कोई प्रोफाइल है पेंटिंग की, तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग उसके ब्रश यूज होते हैं। तो मान लीजिए कोई मोटा चीज़ पेंट करना है, रग्ड सरफेस बनाना है, तो उसके लिए मोटे बाल चाहिए, तो उसके लिए भैंस के गर्दन के बाल, हाथी के बाल एक्सेट्रा यूज होते थे। और बाकी सॉफ्ट चीज़ों के लिए स्क्वेरल, रैबिट एक्सेट्रा के बाल यूज किए जाते थे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा एड्रेस हो गया। अभी जो है इसमें लिखा हुआ है आपकी तीसरी जो है, चौथी पांचवी हेडिंग है वो एसिमिलेशन ऑफ यूरोपियन आर्ट इन पटना कलम स्टाइल। तो इसको कैसे लिंक करेंगे, हाउ यूरोपियन आर्ट वाज लिंक टू पटना कलम। तो एसिमिलेशन ऑफ यूरोपियन आर्ट कुछ यूं था कि शैडोइंग ना, मुगल आर्ट में शैडो का चीज नहीं हुआ करता था, ठीक है। जो मुगल पेंटिंग्स होती थी वो डायरेक्ट पेंटिंग ड्रॉ कर दी जाती थी, ठीक है। वहीं जो है यूरोपियन आर्ट हैं, इनमें क्या होता था कि एक इसका जो है शैडो इफेक्ट दिया जाता था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये यूरोपियन आर्ट से लिया गया है इनटू दी पटना कलम स्टाइल, ठीक है। तो ये चीज है, इसको क्लियर रखें आप अपने दिमाग में, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ मुगल एंड लोकल आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो मुगल आर्ट फॉर्म भी है, तो मुगल आर्ट फॉर्म का क्या है, तो मुगल आर्ट फॉर्म में जो कलर्स के प्रोफाइल्स हैं, साइज है, ये सारे हम मुगल से इसमें आया है, ठीक है। बदला क्या है तो मुगल आर्ट में कोर्ट सीन्स ज़्यादा होते थे, यहाँ कोर्ट सीन्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। डेली लाइफ की चीज़ें इन पेंटिंग्स में दिखती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कजली स्याही टेक्निक। ये टेक्निक है क्या, कजली स्याही टेक्निक? तो कजली स्याही टेक्निक इज बेसिकली इज अ टेक्निक इन विच इफ यू आर ड्राइंग समथिंग लाइक, तो आप क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट ब्रश से पूरा ड्रॉ कर देंगे, पेंसिल का कंटूर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पेंसिल और कंटूर का यूज नहीं होता है, ठीक है।
और दूसरे जैसे पेंट्स होते हैं, मान लीजिए मुगल स्टाइल की पेंटिंग है तो उसमें पहले कोई उनके आउटलेयर्स कंटूर्स बनाएंगे, उसके बाद उसमें कलर फिल करते हैं, लेकिन पटना कलम में ये सिस्टम नहीं है और इसी को हम कहते हैं कजली स्याही टेक्निक, यानी डायरेक्ट पेंट किया जाता है थ्रू ब्रश। ठीक है, तो ये है। और इम्पॉर्टेंट क्या है पटना कलम में, तो पटना कलम के और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, तो इस पेंटिंग्स में बॉर्डर्स, फोरग्राउंड्स, बैकग्राउंड्स बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक, क्या क्या नहीं होता है, तो बॉर्डर, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड नहीं होते हैं। ठीक है, ह्यूमन इमेजेस में सनकेन आइज होती हैं, लीन फेस होता है, लीन बॉडी होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, सैलिएंट फीचर्स थे ऑफ पटना कलम पेंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये देखिए पेंटिंग है, बारीकियां देखेंगे, ये मुगल पेंटिंग है और ये पटना कलम है। ठीक है, तो अभी हमने कई चीज़ें डिस्कस की कि मुगल पेंटिंग्स में प्रॉपर बॉर्डर होते थे। ठीक है, कोड सीन्स होते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये मोटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी। ठीक है, नहीं दिखेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, सॉरी, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, तो ये एक शैडो झलक रही है। ठीक है, ये आपको मुगल आर्ट में देखने को शैडो नहीं मिलेगी। मुगल आर्ट में शैडो नहीं है, मुगल आर्ट में शैडो का यूज नहीं किया गया है, पटना कलम में शैडो का यूज किया गया। और ये शैडो जो है ये कहाँ से असिमुलेशन किस चीज़ से लिया गया है, तो ये यूरोपियन आर्ट या कंपनी आर्ट से लिया गया है। ठीक है, कहीं पे भी आपको इसमें बॉर्डर, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, डेली लाइफ की चीज़ें हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि ये किसान है, उसकी बीवी है, पानी भर रही है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं पटना कलम पेंटिंग का। तो इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, ओके, अभी बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर की। जैसे हम वो सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी आप देख लें कि सब्जेक्ट्स में आप नई हेडिंग में डाल के क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या होता था, कॉमन लाइफ की चीज़ें होती थी, लाइक मार्केट लाइफ, बाबर्स, कॉबलर, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, सब्जी काटती हुई औरत, लकड़ी काटता हुआ आदमी, ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती थी। फेस्टिवल्स के सीन होते थे, लाइक होली, दिवाली, दशहरा एक्सेट्रा। एंड एनिमल एंड बर्ड्स के सीन्स होते थे। एनिमल एंड बर्ड्स के सीन आपको मुगल आर्ट में भी मिलेंगे, मुगल पेंटिंग्स में भी मिलेंगे। ठीक है, एनिमल बर्ड्स के, और एनिमल बर्ड्स की जो तस्वीरें बनाई जाती थी, ठीक है, फिगर्स ऑफ एनिमल बर्ड्स वर मच रिफाइंड। ठीक है, ठीक, क्यों मच रिफाइंड, कैसे है, तो मच रिफाइंड का मतलब ये है कि एनिमल बर्ड में किसी बर्ड का तस्वीर बना रहे हैं तो उनमें बारीकियों पे बहुत ध्यान दिया जाता था, उनकी इंट्रिकेसीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, इंट्रिकेसीज पे बहुत ध्यान दिया जाता था, जैसे उनके फेदर्स हों, ठीक है, उनकी चोंच है, उनके घुटने हैं, पैर है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा कलर है, आँख का कलर, हर चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जाता था एनिमल एंड बर्ड्स के फिगर्स में। इमिटेशन अलग एक सब्जेक्ट है, इमिटेशन बेसिकली टेक्निक है, ये सब्जेक्ट में नहीं रखना चाहिए था, इट्स बेटर कि इसको पुट किया जाता टेक्निक वाले सेक्शन में। ठीक है, इमिटेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ की हुबहू नकल उतार देना। ठीक है, शाबीर बोलते हैं इसको, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की पेंटिंग होती थी, लैंडस्केप्स की होती थी, और आर्किटेक्चर की पेंटिंग भी पटना कलम में मौजूद हैं। ठीक है, ये सारी सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी। कैलीग्राफी भी होती थी। तो आर्किटेक्चर में गोलघर की जो ये पटना कलम स्टाइल में पेंटिंग है, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, और इसको कहाँ रखा गया है, पटना म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, लैंडस्केप की इमेज है बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, और कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग वाज आल्सो पार्ट ऑफ द पटना कलम स्टाइल। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उसमें है एक मुस्लिम मैरिज सेरेमनी पेंटिंग बाई शिवदयाल लाल, एंड अनदर पेंटिंग इज ऑफ रानी गांधारी बाई महादेव लाल। तो दीज टू पेंटिंग्स आर वेरी फेमस पेंटिंग्स ऑफ पटना कलम स्टाइल, नोट इट डाउन। एंड पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो पर्सनैलिटीज़ तो बहुत हैं, ठीक है, पटना कलम स्टाइल में, लेकिन हम 2, 3, 4 जरूर मेंशन करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में। तो व्हाट वी कैन डू हियर,
तो दो जो हैं अर्लियर जो पर्सनैलिटीज हैं अर्लीस्ट टाइम की, ठीक है, जैसे 18th सेंचुरी की, उनको डाल दीजिए, दो 20th सेंचुरी के प्रोमिनेंट फिगर्स को आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल्स में, लाइक महादेवलाल, हुलासलाल, ठीक है, और सेवक राम। सेवक राम का नाम कतई नहीं भूलेंगे आप, ठीक है, सेवक राम आपको जरूर से इसमें जो है एग्जाम्पल्स में पढ़ने चाहिए, ठीक है, हुलासलाल, महादेवलाल, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। तो ये तीन हैं जो ये 18th सेंचुरी के हैं, बाकी ईश्वरी प्रसाद वर्मा एंड राधा मोहन बाबू ये 20th सेंचुरी के पेंटर हैं ऑफ पटना कलम स्टाइल, ठीक है। चलिए ट्वेंटियथ सेंचुरी के पेंटर हैं ऑफ पटना कलम स्टाइल, ठीक। सॉरी, ये तो आपका फीचर हो गया पटना कलम स्टाइल का। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, तो कोई भी नई चीज हुई हो, ठीक है, या प्रमोशन के लिए कुछ काम किया जा रहा हो पेंटिंग को, तो इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें लिख के आप पेंटिंग को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इन 2010 द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज लॉन्च्ड अ थीम बेस्ड कैलेंडर फॉर द प्रमोशन ऑफ द पेंटिंग ऑफ पटना कलम, ठीक है। तो दिस कुड बी योर कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, तो और भी चीजें पेंटिंग के बारे में लिखिए, इसका इम्पैक्ट ऑन बिहार सोशल लाइफ एक्सेट्रा, ये चीजें आप लिख के क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने आपको इंट्रो में भी बताया कि किस तरह दो इंट्रो हम बना सकते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। एक तो आप पेंटिंग का जेनेसिस ले लीजिए, ठीक है, पेंटिंग का जेनेसिस ले लीजिए, देन कनेक्ट इट थ्रू पेंटिंग का जेनेसिस, देन कनेक्ट इट थ्रू स्टाइल ऑफ पटना कलम और मुगल आर्ट से फिर जो है पटना कलम पे ले आके इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अनदर थिंग इज आप पटना कलम की ही पूरी जर्नी जो है उसको जो है एक्सप्लेन करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पटना कलम स्टाइल को। दो तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बॉडी में तो सिर्फ सिंपल सा पूछा है सैलिएंट फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग, तो सैलिएंट फीचर आप बता देंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे क्या क्या है, ठीक। तो ये रहा कुछ पहला क्वेश्चन हमारा आज का, दैट वाज ऑन पटना कलम पेंटिंग। अभी हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, वेयर वी वर, तो वी वर ऑन पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमने अभी तक जो खत्म किया है वो पटना कलम स्टाइल ऑफ पेंटिंग खत्म हुई है, एंड हुई है। तो वी आर डिस्कसिंग हियर पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग विल फर्स्ट डिस्कस द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर बीपीएससी एग्जामिनेशंस, ठीक है, ऑन पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फीचर ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। And question was asked in 65th BPSC in 2020. Another question is describe the salient feature of Pala architecture and structure. Painting is missing here. The question is asked in 47th BPSC 2007. Third question is critically examine the salient feature of Pala art. ये क्या बोल रहा है, एग्जामिनेशन के लिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए सैलिएंट फीचर ऑफ पाला आर्ट, और पूछा कब गया है 43rd BPSC 2001 या 2001 में। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द पाला आर्ट इन बिहार 41st BPSC 1997। सो आप देखेंगे ना, तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट दैट क्यूम्बरसम और डिफिकल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर और उन्हीं पे हमको आंसर करना है। और आपको पता है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 38 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपका आंसर जो है वो काफ़ी भरा भरा होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले तो हम पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द फीचर्स ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। और सबसे ज़्यादा अगर वो वास्ट एरिया जो कवर करता है वो यही वाला क्वेश्चन कवर करता है, क्योंकि इसमें आपको बुद्धिज्म के साथ इसका रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करना है आंसर में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस के अदर डायमेंशंस हैं वो हम ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट लेने के बाद एक जो है छोटे से सेशन में अटेंड कर लेंगे, जैसे कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन, एनालाइज, ठीक है, डिस्कस एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। ओके, हियर द चीफ क्वेश्चन इज डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ओके, 38 मार्क्स, वन क्वेश्चन। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, वी शैल डिस्कस द पाला रूलर्स या पाला डायनेस्टी,
ठीक है, तो पहले पालाज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आंसर देखेंगे कैसे आंसर लिखना है ऑन पालाज। ठीक है, तो पालहू और पालाज, तो पालाज जो थे आपको पता है कि बंगाल में पालाज से पहले कौन सी डायनेस्टी थी, तो गौड़ा डायनेस्टी थी, और उसका फेमस किंग था शशांक। शशांक वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गौड़ा डायनेस्टी एंड हु वाज किल्ड बाय हर्षवर्धन के मारे जाने के बाद, हर्षवर्धन के द्वारा मारे जाने के बाद बंगाल में कोई बहुत बड़ी पावर जो है ना वो रही नहीं। जो छोटे छोटे राजा थे या गवर्नर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी प्रिंसिपैलिटीज इस्टेब्लिश की, अपना अपना राज्य इस्टेब्लिश किया, स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, और कियोटिक जो सिचुएशन पूरे बंगाल में फैल गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन थी, हर जगह पे लूटपाट मार चालू थी, और ये सिचुएशन लगभग 100 to 150 लगभग 1.5 सेंचुरी तक चलती रही। तो शशांक जो मरता है वो 650 के आसपास मरता है। ठीक है, मतलब हर्षा वाला ही पीरियड है। ठीक, शशांक के मरने के बाद 750 में एक इलेक्टेड रूलर आता है। कौन इलेक्ट करता है? द पीपल ऑफ द बंगाल। पीपल ऑफ द बंगाल इसको थ्रोन पे बिठाते हैं, इसका नाम होता है गोपाल, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। और पाला डायनेस्टी ये 750 टू बी एग्जैक्ट है ना, क्लियर डेट नहीं है, ये मान के चलिए, या मिड 8th सेंचुरी ज़्यादा बेटर होगा आपको, अगर कोई एग्जाम में आपको कोट करना है कि किसी टाइम फ्रेम क्या रहा होगा किसी रूलर का या किसी डायनेस्टी का, कब से स्टार्ट हुआ, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, तो एक ये भी तरीका है कि आप उसको सेंचुरी में या डिकेड में लिखें, या जैसे मिड 8th सेंचुरी। ठीक है, ये सही तरीका होगा लिखने का। ठीक, अगर आप डेट लिखते हैं, मतलब ईयर लिखते हैं और सही नहीं है, तो वहां पे आपका नंबर कट सकता है, इसमें नहीं कटेगा। तो गोपाल स्टैब्लिश करता है, ठीक है, इलेक्टेड होता है बाय द पीपल ऑफ बंगाल इटसेल्फ। ठीक, तो ये पाला डायनेस्टी का फाउंडर होता है। द पीरियड ऑफ गोपाल वाज आल्सो मस्ट केओटिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा केओस था। ठीक, तो इसके समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिलती हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, नहीं मिलती है, लेकिन एक रेफरेंस हमको मिलता है, दैट इज ऑफ ओदंतपुरी महाविहारा। ओदंतपुरी, ठीक है, दिस इज द बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। ठीक है, और गोपाल के टाइम में ये एस्टेब्लिश किया जाता है, गोपाल के समय में। ठीक, और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। दिस इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, फिर भी ठीक, अब हो गया, ये आपको एक छोटा सा ब्रीफ मिल गया अबाउट पालाज। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को एड्रेस कैसे करेंगे। पहला जो है, सबसे पहले तो सब जानते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को लिखना कैसे है। तो इसमें लिखने के लिए आपको स्टाइल ऑफ पाला आर्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स एंड देयर रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, हाउ दिस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, इसको आपको स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, ये कुछ लिखने का तरीका होगा जिस तरह हम अपने क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आए तो इंट्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है। वन इज आइदर फीचर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो विदाउट टचिंग द पाला आर्ट, ठीक है, हम सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को उठा के, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को उठा के, ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड इंट्रो दे सकते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड इंट्रो दे सकते हैं, जैसे द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स, डेट कब से स्टार्ट होती है, स्टार्ट सिंस द टाइम ऑफ आईवीसी पीरियड। तो इसमें ऐसा लिखेंगे, द रिसेंट एक्सक्वेशन शोज द हिस्ट्री ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेट्स बैक फ्रॉम पीरियड ऑफ आईवीसी। ठीक है, लेकिन बीच में एक ह्यूज गैप होता है, इसको इंट्रोड्यूस करके 12 में हमको जो दिखता है वो मौर्यन पीरियड में दिखता है, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा और उतना सूटेबल नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर को एड्रेस करके इंट्रो कर सकते हैं। तो उसमें हम पाला डायनेस्टी, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, प्लस उन्होंने क्या किया, ठीक है, कौन कौन से पैट्रॉन्स रहे हैं, कैसे कैसे प्रॉस्पेरिटी हुई है ड्यू टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड पीस इन द टाइम ऑफ पालाज। तो इस तरह से इंट्रोड्यूस कर देंगे अबाउट पाला डायनेस्टी एंड देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड देयर एक्सटेंडेड रूल
इन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, क्योंकि वो फाउंड तो हुए थे बंगाल में ही। पालाज वेयर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड देयर लॉन्ग टेन्योर, उनका टेन्योर कितना लंबा रहा है, लगभग 400 साल का। वॉज फुल विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी, रिजल्टेंट क्या रहा है उसका, ठीक है, प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और आगे ऐड कर सकते हैं पाला आर्ट इज ऑल्सो नोन एज मगधा बंगा आर्ट। मगधा मीन्स मगध वाला रीजन बिहार का, एंड बंगा मीन्स बंगाल, मगधा बंगा आर्ट। एंड दीज आर्ट्स फॉर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो पाला आर्ट फॉर्म को तो बहुत कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन पाला आर्ट को हम चीफली या मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दैट इज आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। ये 3 चीजें हमको पाला के टाइम की देखने की मिलती हैं, ठीक है। पेंटिंग और स्कल्पचर की बात करें तो इनमें जो है कोड पैटर्नेज बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। कोड पैटर्नेज नहीं मिलता है तो क्या है, यानी ये जो है पॉपुलर आर्ट के फॉर्म में आता है। पॉपुलर आर्ट मतलब इंडिविजुअल आर्ट, ठीक है, पॉपुलर आर्ट फॉर्म है कौन कौन सा, स्कल्पचर और पेंटिंग। और वहीं जो है अगर आर्किटेक्चर की बात करें, सॉरी, पॉपुलर आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें पेंटिंग और स्कल्पचर आता है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो वो जो है वो कोर्ट आर्ट है पाला टाइम का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रो हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारी साइलेंट फीचर क्या क्या है पाला आर्ट के, ठीक है। तो ये पाला आर्ट में हम 3 चीज़ें कवर कर रहे हैं, क्या क्या, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। एक तरीका ये हो सकता है कि ड्रॉ टेबल, ठीक है, यहाँ पे इनके मेन सैलिएंट फीचर्स और तीनों के लिए एक टेबल बनाइए, जैसे स्कल्पचर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए एंड पेंटिंग के लिए। यहाँ पे इन चीज़ों को फिल करिए, ठीक है। ये तरीका हो सकता है और ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेबल लगेगा। वो एक तरीका ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हो सकता है, लेकिन ये उतना रिप्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। मतलब ये आप डेटा देके उसके बाद चीज़ों को नीचे लिख दें, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एग्जामिनर जो आपका इवेल्युएटर होगा उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो हो सकता है आपको 2-4 नंबर ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। चलिए, लेकिन हम इसी तरह देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ द स्कल्पचर ऑफ पाला पीरियड, ठीक है। तो पेंट प्रमोटर्स या पर्सनैलिटी जो एसोसिएटेड हैं स्कल्पचर और पेंटिंग में, वो दोनों जगह एक ही आएंगे जो पॉपुलर आर्ट में हैं, धीमन और बिटपाल, ठीक है। ये दोनों कौन हैं, तो फादर एंड सन हैं और ये नालंदा के रहने वाले थे, ठीक है, धीमन और बिटपाल, ठीक। तो ये मेन प्रमोटर्स हैं या मेन डिजाइनर्स कह सकते हो, ठीक है, आर्किटेक्ट हैं किसके, पेंटिंग्स और स्कल्पचर के पाला पीरियड के। और ये जो कंटेम्प्रेरी किसके हैं, धर्मपाल और देवपाल के। धीमन जो है धर्मपाल का कंटेम्प्रेरी है और बिटपाल देवपाल का। तो आप देख रहे हैं गोपाल का नाम नहीं है। मैंने बताया था कि गोपाल के समय में कंडीशंस बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं थी, क्योटिक कंडीशंस थी, तो उस समय आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी वो धर्मपाल और देवपाल वाले टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। और एक और रूलर है वो है महिपाल, महिपाल के टाइम पे, ठीक है। महिपाल के टाइम पे बेसिकली स्कल्पचर में आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। मेन प्रमोटर्स देख लिया। यूज ऑफ मटेरियल क्या हुआ था, तो इसमें सबसे ज़्यादा कास्ट मटेरियल का यूज हुआ है। कास्ट मटेरियल यानी सांचे में ढला हुआ कुछ भी, ठीक है। ब्रोंज का यूज हुआ है, ठीक है, और स्टोन का यूज हुआ है। स्टोन कैसा यूज हुआ है, तो ब्लैक बसाल्ट रॉक यूज हुई है, जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाले एरिया में मिलता है, जो कि बिहार में, अगर अभी प्रेजेंट वाले बिहार में गया में भी देखने को मिल जाता है। और इसकी इंडस्ट्री भी वही नवादा वाली है, नवादा और गया वाली, ठीक। ब्रोंज के लिए कुकरीहार एक नाम की जगह है गया में, कुकरीहार, ये फेमस इंडस्ट्री है कुकरीहार ब्रोंज स्कल्पचर्स के लिए, ठीक है। कास्ट मटेरियल, कास्ट मटेरियल में एक टेक्निक है बहुत ही पुरानी, वो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसका यूज पालाज के समय में होता था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये टेक्निक है ब्रोंज कास्टिंग के लिए यूज होती थी आईवीसी टाइम पे, ब्रोंज कास्टिंग के लिए ही, ठीक है। आईवीसी पीरियड से ये टेक्निक यूज हो रही है। क्या होता है इस टेक्निक में, तो कोई सांचा लिया जाता है टेराकोटा टाइप का, ठीक है, उसमें जो है वैक्स फिल की जाती है पहले, ठीक है, फिर एक जो उसमें हल्का हल्का सा छेद किया जाता है, उसके अंदर जो है वैक्स के अंदर हल्का हल्का छेद करके उसमें मोल्टेन जो है आपका ब्रोंज जो है फिल किया जाता है।
और जब मोल्टन ब्रोंज जाता है तो थोड़ी देर के बाद जो आपकी वैक्स है वो पिघल के निकल जाती है, रिजल्टेंट आपको आपका स्कल्पचर सेम मॉडल में मिल जाता है। तो ये है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। दिस स्कूल, दैट पाला स्कल्पचर स्कूल वॉज या इज मान लीजिए, तो इज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, तो ये भी सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर का भी टाइम फ्रेम जो होता है 8 to 12th सेंचुरी है, और पालाज का भी यही टाइम फ्रेम है, ठीक है। सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर से है, यानी एक लिंक मिलता है हमको बुद्धिज्म से, ठीक है। एंड ऑल पाला रूलर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, देवपाल टू महिपाल इंक्लूडिंग धर्मपाल एंड देवपाल, सारे जो हैं वो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स थे, ठीक, सारे के सारे बुद्धिस्ट फॉलोवर्स थे। तो इन जो स्कल्पचर्स की है वो थीम क्या मिली है, वो बुद्धिज्म में ज़्यादा है, बुद्धिज्म में। उसके बाद बुद्धिज्म के बाद जो है सेकंड नंबर पे जो मूर्तियां मिली हैं इस समय की, वो वैष्णविज्म, सॉरी, पहले नंबर पे बुद्धिज्म है, सेकंड पे जो है वैष्णव, ठीक है। जैना और शिवा, जैन और शिवा कल्ट वाली जो है मूर्तियां ये लिमिटेड हैं, याद रखिएगा, लिमिटेड मिली है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या है, सबसे ज्यादा बुद्धिज्म से रिलेटेड मूर्तियां मिली हैं, उसके बाद वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म वाली जो हैं स्कल्पचर्स हैं वो लिमिटेड मिली हैं पाला पीरियड की, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो मूर्तियों में बोधिसत्वा, अवलोकितेश्वरा, मंजुश्री बुद्धा, तारा, मैत्रेय, मैत्रेय यानी फ्यूचर बुद्धा। हिंदुज्म में विष्णु से रिलेटेड, शैविज्म की कम है, और जैनिज्म की स्कल्पचर्स हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मूर्तियां होती थी हाईली रिफाइंड होती थी, हाईली ऑर्नामेंटेशन होता था इनमें। ऑर्नामेंटेशन हाई से क्या मतलब है कि जो भी उनकी कलाकृतियों में जो सजावट होती थी वो बहुत बारीकी से, इंटीग्रेसी के साथ की जाती थी। अब ये देखिए, हर चीज़ जो है आपका, जैसे ये ब्रोंज की फिगर है तो ब्रोंज से ही बना हुआ हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको बुद्धा की आइडल्स मिलेंगी, ये स्टोन में है, बाकी सब ब्रोंज में है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं समय के, ठीक है, स्कल्पचर्स के। बंगाल में जो मूर्तियाँ पाई गई वो थिन और लाइट वेट थी, बिहार वाली थिक एंड हैवी वेट थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सेंसुअलिटी वाज द कॉमन फीचर इन ऑल दीज आइडल्स, ठीक है। जैसे ये वाला जो सेंसुअलिटी है ना, ये यहाँ पे भी, और मौर्यन जो स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, स्कल्पचर्स ऑफ मौर्यन टाइम में जो मिले हैं वहाँ पे भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। सेंसुअलिटी का क्या मतलब है, सेंसुअलिटी मीन्स उनकी जो ब्यूटीज हैं उनको उभार के दिखाया गया है, वो भी ज्यादा फोकस जो किया गया है वो अगले भाग पे किया गया है, बैक साइड में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। चाहे आप दीदारगंज की यक्षिणी ले लीजिए, चाहे यहाँ की मूर्तियां ले लीजिए, ये सब एक ही तरह से ब्यूटीफुली कार्व की गई हैं, ठीक है। और उनके फ्रंटल लुक को ज्यादा ध्यान दिया गया है, फ्रंटल लुक पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, ठीक, फ्रंटल लुक पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। वॉज क्लियरली विजिबल इन दीज स्कल्पचर्स, सेंसुअलिटी, ठीक। फेमस सेंटर्स नालंदा, गया, गया फॉर स्टोन स्कल्पचर्स एंड कुकरीहार फॉर मेटल स्कल्पचर्स। दीज आर द फेमस सेंटर ऑफ पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक सन आइडल मिली है धर्मपाल के टाइम की गया से, एंड बुद्धा तारा की जो मिली है वो कहाँ से मिली, ये वज्रयान तारा जो है, तारा is the goddess of Vajrayana Buddhism. It means that Pala art was highly influenced by Tantricism, tantric Buddhism, ठीक है, Tantricism से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था पाला आर्ट। तो इसका एग्जाम्पल आप जो है मॉडर्न लाइफ में या आज के समय में कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि पाला आर्ट वाज, या बंगाल में जो बंगाल का पाला आर्ट है तो ये तंत्रिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो ये आज हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये किंवदंतियां हैं या कॉमन सेइंग्स हैं। आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि बंगाली पीपल्स डू जादू टोना एक्सेट्रा, ठीक है, वो करते हैं। तो वो कहीं से नहीं निकल के आया, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आज भी लोगों के मुख पे मुंह रहता है, ठीक है, ओरली आज भी आपको पता चलता है, ठीक है, कि तंत्रिक बुद्धिज्म का जो
वो था डेवलपमेंट, वो वाला रीजन ये बंगाल ही था। बाद में आपका जो है थेरवाड़ा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है आपका तिब्बत वगैरह में फैलता है धीरे 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 धीरे, लेकिन उसका जो मेन नर्व सेंटर है वो बंगाल ही रहा है पाला डायनेस्टी के समय से ही। ठीक है, तो ये तंत्रिज्म आपको हर जगह इनके स्कल्पचर्स में, आर्किटेक्चर में और पेंटिंग्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इनके इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ salient features of the Pala architecture. We have covered already the sculpture phase and now we are moving towards architecture of Pala time. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों ज़्यादा कुछ नहीं है? Because this school was highly influenced by Orissa school of temple architecture. Orissa school of temple architecture, तो क्या होता था Orissa school of temple architecture में? Here I have put an image of Siddheshwara temple of Asansol. This temple is सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, इट इज बेस्ड इन आसनसोल। ठीक है, तो ये पाला पीरियड का बेसिकली धर्मपाल के टाइम का टेम्पल है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो आपको उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट का जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है वो इसके शिखर का जो है ये कर्विलिनियर डिजाइन है। देख रहे होंगे, आपको क्लियरली विजिबल होगा कर्विलिनियर डिजाइन ऑफ शिखरा। ठीक है, तो यही जो है ये इस तरह से उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट से इन्फ्लुएंस है। और इसका जो एमलक होता था ये काफी लार्ज होता था। ठीक, शिखर, ठीक, ये काफी लार्ज होता था एमलक। ठीक, चलिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन विच कर्विलिनियर शिखरा एंड लार्ज अमलक वाज द मेन फीचर इन आर्किटेक्चर ऑफ पाला। दिस थिंग वाज आल्सो विजिबल because it was highly influenced by Odisha school of architecture. Use of Bengal roof technique was also the common feature that was broadly used in Pala school of architecture. ठीक है, तो ये कैसे है, क्या है बंगाल रूफ टेक्निक? बंगाल रूफ टेक्निक इज नथिंग बट वन डायमेंशनल डिजाइन ऑफ रूफिंग। जैसे आप छत बना रहे हैं तो ये एक डायरेक्शनल में एक तरफ छत का जो है झुकाव एक ही तरफ रहेगा, ये है बंगाल रूफ टेक्निक। ठीक, अभी आपको 2D जो रूफिंग है वो इस तरह से कुछ होती है। ठीक है, ये 1D रूफिंग है, तो ये भी पाला आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा फेमस वो रहा है। ठीक, सबसे ज़्यादा यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स हुए हैं, मतलब यहाँ के जितने भी आप टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे हर टेम्पल में आपको बर्न्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटें मिलेंगी, एज जो हमको मिलती थी IVC टाइम में। ठीक है, उसी तरह बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे पाला आर्किटेक्चर के। आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स पाला पेंटिंग। ठीक है, पाला आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर कौन से हैं? तो पहला तो आपने देख ही लिया, सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज ओदंतपुरी महाविहारा, विक्रमशिला और क्या है, विक्रमशिला के बाद सोमपुर महाविहारा, सोमपुरा और अर्धमंडपा ऑफ विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया, विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे है ये? तो गया में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं एग्जांपल्स हैं वो आपके पाला आर्किटेक्चर के हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लें, हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए, शायद कर लिया होगा अब तक आपने। ठीक, चलिए, ओके, तो एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमने पहले डिस्कस कर दिया है, ये नालंदा This is Nalanda Mahavihara, though not built during the Pala time, but it was renovated during the period of Dharampal. धर्मपाल ने इसका रिनोवेशन करवाया है, रिनोवेशन। ठीक है, renovated during the period of Dharampal, and Dharampal also donated 200 villages to this university. ठीक है, तो उन विलेजेस का जो भी टैक्स कलेक्शन आता था वो किसके एक्सपेंसेस में जाता था? नालंदा महाविहार के एक्सपेंसेस में खर्च किया जाता था। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट मैंने ऐसे ही डाल दिया है फिगर ताकि आप देख के कुछ समझ पाएं, ठीक है। नालंदा महाविहार, ओके। गोपाल के समय में द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी उदंतपुरी महाविहारा वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दिस महाविहारा और यूनिवर्सिटी और मोनेस्ट्री इज बेस्ड इन बिहार शरीफ नालंदा, ठीक है, नालंदा, ठीक। धर्मपाला के समय में क्या क्या हुआ? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड एट भागलपुर, भागलपुर टू बी प्रिसाइज, एंटीचक जगह का नाम है, एंटीचक भागलपुर, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर नालंदा महाविहारा, इन विच सेंस? सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर of the world after Nalanda Mahavihara. Which center was second largest? Vikramshila Mahavihara. Third is Sompura Mahavihara, built during the time of Dharampal and it is in Bangladesh. Fourth is Siddheshwar Mahadev Temple, Asansol, ठीक है। धर्मपाल donated 200 villages to Nalanda University and also renovated it. ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। महिपाल के समय में एक काशी टेम्पल बना था, that was in काशी, ठीक है, काशी टेम्पल बना, टेम्पल का भी नाम काशी है एंड इट वाज आल्सो लोकेटेड इन द काशी, काशी मींस वाराणसी, ओके। अर्ध मंडप ऑफ विष्णुपद टेम्पल, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अर्ध मंडप ऑफ विष्णुपद टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ओके, गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड अर्ध मंडप ऑफ द टेम्पल वाज built in the same architectural style of Pala architecture and this temple was built during or in the period of Dharampala, ठीक है, दो not through court patronage, not by court patronage, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे किसके? एग्जाम्पल्स पाला आर्किटेक्चर के। आगे मूव करते हैं, पेंटिंग की तरफ हल्का सा देखेंगे, पाला पेंटिंग्स, ठीक, चलिए। नाउ कम टू द पेंटिंग्स, पाला पेंटिंग्स, पेंटिंग्स ऑफ द पाला's टाइम, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस बाय अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, नॉट टोटली। तो ये इन्फ्लुएंस बाय अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग का मतलब है ये जो भागलपुर अंटीचक से जो पेंटिंग मिली है ना, ये वाली पेंटिंग जो है इन्फ्लुएंस बाय अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। और ये जो है लोग कहते हैं इसमें हर जगह पे हमको देखने को मिला है सिर्फ मिनिएचर आर्ट फॉर्म मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाला's टाइम का मिनिएचर के साथ साथ मुरल भी मिला है, ठीक है, मुरल। और ये मुरल जो है ये अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी है, इनकी डिजाइनिंग जो है वो अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, दो स्मॉलर इन द फॉर्म, ठीक है, स्मॉलर मतलब मिनिएचर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटी, और मैन्युस्क्रिप्ट्स पे बनाई गई है, मतलब किस लिए बनाई गई है कि एग्जाम्पल कोड करने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल कोड करने के लिए। तो हमको यहाँ पे मुरल, मुरल यानी जो भित्ति चित्र होते हैं दीवालों पे किए जाते हैं, मुरल्स भी मिले हैं, कहाँ से? बिहार में, ठीक है, पाला टाइम के। जो कलर का यूज होता था, रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स यूज होते थे, कलर प्रोफाइल, ठीक है। पाला रूलर्स वेयर, तो ये पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं है, मिनिएचर और मुरल दोनों मिले हैं, ठीक है, कलर्स प्रोफाइल भी मिल गया है। बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं मिली हैं, पेंटिंग्स बहुत कम है, ज़्यादातर पेंटिंग जो मिली हैं वो मिनिएचर मिली है, मिनिएचर आर्ट फॉर्म मिली है, वो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स के बीच में बनी हुई पेंटिंग्स होती थी, ठीक है। किस लिए? क्योंकि एग्जाम्पल की तरह यूज की जाती थी ये पेंटिंग्स। और वही चीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे भी सेंसुअलिटी का काफ़ी ध्यान दिया गया है, ठीक है, सेंसुअलिटी का मीन्स ब्यूटी को उभार के दिखाने का ध्यान दिया गया है। ब्रेस्ट वगैरह देखेंगे तो काफ़ी जो है वैसे बनाए गए हैं, ठीक, इनकी पेंटिंग्स में। वही हाल आपको मॉरेन्स में मिलते हैं, मॉरेन्स में जो पेंटिंग्स हमें मॉडर्न टाइम की अवेलेबल नहीं है हमारे पास, मतलब नहीं है क्या, मिले नहीं है तो नहीं ही है, लेकिन मैगस्थनीज ने कोट किया है कि देयर वर पेंटिंग्स ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स, लेकिन ये प्रूव्ड कहीं पे नहीं है, ठीक। तो ये पाला पेंटिंग्स है। अभी हम कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं द पाला रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन एंड देयरफॉर ग्रेट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन देयर आर्ट इज क्लियरली विजिबल, बट हिंदू एंड जैना इन्फ्लुएंसेस कैन ऑल्सो बी सीन इन पाला आर्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से दो काम कर रहा है ये आपका कंक्लूजन। एक तो रिलेशन बिल्ड कर रहा है किसके साथ, बुद्धिज्म के साथ, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, और दूसरी चीज ये आपके आंसर को कंक्लूड भी कर रहा है क्योंकि आंसर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ लिखने का तरीका होगा। तो आज हमने दो जो है टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला क्या है, पहला टॉपिक कौन सा कवर किया,
पटना कलम पेंटिंग, पटना कलम पेंटिंग उसके सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बारीकी से कवर किया गया, दूसरा पाला आर्ट कवर किया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप ढंग से देख लें, याद करें। बाकी जो अगला लेक्चर है वो होगा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, और वो कल जो है आपका लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, ठीक। इसी के साथ जो है मेजर पोर्शन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन ऑफ बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कवर हो चुका है, ठीक है। मतलब अगर मॉडर्न आर्ट कवर कर लेंगे तो मेजर पोर्शन कवर होगा। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।